नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं नौज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट की परीक्षा 7 व 8 दिसंबर को होगी। लोकतंत्र के लिए मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी, कहा सेशन जज ने। दिव्यांग मतदाता अब अपने घर से डाल सकेंगे वोट। नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में बताना हमारा कर्तव्य, कहा डीसी ने। पूंजीवादी सोच ने प्रदेश के विकास को किया बाधित, कहा आप नेता राजेंद्र जोगपाल ने। पेड़ मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कहा तोशाम के डीएसपी दलीप सिंह ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 7 व 8 दिसंबर को करवाया जा रहा है। इस बारे में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने बताया कि सरकार ने एस्टेट परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है, जिसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में इस बार भी परीक्षा पत्र की सुरक्षा को लेकर परीक्षा पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। कोई भी प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से आउट होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और अभ्यर्थी की पात्रता को रद्द कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा 3:30 बजे से 5:30 बजे तक एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा से संबंधित सूचना बुलेटिन शीघ्र ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे में भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। अगर कोई प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से आउट होता है तो तुरंत इसका पता बोर्ड मुख्यालय की टीम को लग जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने हाई सिक्योरिटी कैमरे और जैमर परीक्षा केंद्रों पर लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है इस बात को का डिक्लेरेशन करते हुए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 7 व 8 दिसंबर को एस्टेट की परीक्षाएं करवाएगा। 7 तारीख को हमने लेवल 3 की परीक्षा करवानी है, जिसके अंदर समय 3:30 से 5:30 बजे तक का रहेगा और 8 दिसंबर को यानी इतवार होगा उस दिन लेवल 2 की और लेवल 1 की परीक्षा होगी। लेवल 2 की परीक्षा है सुबह 10 से 12:30 बजे तक रहेगी और लेवल 1 की परीक्षा है जो 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। तो ये समय सारणी है और तिथियां इसकी आज सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज हमने विधिवत रूप से ऑफिशियली हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी इसे नोट करें और जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी के साथ बहुत जल्दी ही फॉर्म रिलीज हो जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट जो हमारी बोर्ड की भी है www.bsch.org.in पर सारी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाल दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी जो है हम इसका रजिस्ट्रेशन आने वाले समय में शुरू कर देंगे। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, क्योंकि ये डेट तो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी थी और परीक्षाओं के लिए कोई इसकी हमें अनुमति इसलिए लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है कि किस पर ये एप्लीकेबल होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर या स्टेट द्वारा फुल्ली या पार्शियली फंडेड हैं उनके ऊपर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। हमने लीगल राय लेने के बाद, फाइल पे आने के बाद जो है ये डिसीजन लिया कि जो पहले से ही MCC लगने से पहले ही ये डेट्स हमारे पास आ चुकी थी, उनकी आज विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाए। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आदर्श महिला महाविद्यालय में स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सेशन जज DR चालिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता DC महावीर कौशिक ने की।
सीजीएम एवं विधिक प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार तथा नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेशन जज डीआर चालिया और डीसी महावीर कौशिक ने छात्राओं को विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई। इस दौरान उन्होंने मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर कॉलेज की छात्राओं द्वारा निकाली गई चेतना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कानूनी साक्षरता पर जोर दिया और कहा कि कानूनी साक्षरता के सहारे हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। आदर्श महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेशन जज डीआर चालिया ने कहा कि भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से वोट करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें देश की आज़ादी का महत्व समझना होगा। आज़ादी के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां हमको देनी पड़ी। कुर्बानी क्या होती है, यह उन परिवारों से जाकर जाने जिनके घरों से नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी घर बैठे नहीं मिली है। शहीदों की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रूपी त्यौहार 5 साल में एक बार आता है। मतदाताओं को भी इस त्यौहार में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की तरह उमंग व उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया के अनेक देशों के लोग तानाशाही का शासन झेल रहे हैं। संसार में केवल आधी आबादी को ही वोट डालने का अधिकार है, जिसमें से करीब 100 करोड़ मतदाता तो भारतीय ही हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जिसके पक्ष में अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस धारणा को त्यागना होगा कि हमारे एक वोट न डालने से क्या फर्क पड़ता है। कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन। आज का जो कार्यक्रम है वो आदर्श कन्या महाविद्यालय में स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में चुनाव होना है, मतदान होना है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज की कार्रवाई की गई थी। इसका कारण ये है कि जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र है, इसका जो मतदान प्रतिशत है वो पूरे जो भिवानी जिला के मुकाबले में और पूरे प्रदेश के मुकाबले में कम रहता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भिवानी जिला की पूरी जनता से निवेदन करूंगा कि वो मतदान के दिन बढ़ चढ़कर भाग लें और अधिक से अधिक मतदान करें। तो जो भिवानी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक कम मतदान का जो दाग लगा हुआ है ये धुल सके और हम अधिक से अधिक मतदान करके जो लोकतंत्र है उसमें अपनी भागीदारी। आदर्श कॉलेज के सभागार में इकट्ठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने के लिए। ये प्रतिवर्ष 8 सितंबर को 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें जो साक्षरता का जो महत्व है इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया गया है और मैं और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक सभागार में आके सभी को अपने राइट्स के बारे में अवगत कराया गया और शिक्षा का कितना महत्व हम सबके जीवन में है इसके बारे में अवगत कराया है। जितने भी विद्यार्थी थे यहाँ पर सभी की तरफ से बड़े एंथुसियास्टिक थे। उन लोगों ने बहुत ध्यान से इसके बारे में सुना, बहुत सारे ने प्रश्नोत्तरी भी की और उनको जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चनायर थे, उसके बारे में हमें सब बताया गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से और हमारी साक्षर लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी जो आगे इलेक्शन हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का है उसके बारे में, वोट का कितना महत्व है इसके बारे में भी ज्ञान दिया गया है। ये हमारा एक मताधिकार, एक राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दिया गया है और ये बिल्कुल जायज़ है कि और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हम सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसको एक छुट्टी को ना मनाते हुए अपना एक कर्तव्य और अपने की ड्यूटी समझे, क्योंकि आपका वोट ही है जो हमारे अपने आगे अच्छे लोगों को ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे और जो हमारी जो अधिकार हैं और हमारे जो कार्य हैं उसको डालने की बात हो रही थी आज के कार्यक्रम में। और मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट डालना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं खास करके व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग इस छुट्टी का फ़ायदा उठाकर और घूमने चले जाते हैं,
इस लोकतंत्र पर्व के अंदर व्यापारी भाई खास करके ध्यान रखें कि इस लोग अपना वोट डालकर ही जाएं। कहीं जाना भी है, कहीं प्लानिंग किया हुआ है बाहर जाने का, कहीं सालासर चले जाते हैं, कोई वृंदावन चला जाता है, कोई शिमला घूमने चला जाता है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा इस अवसर पर कि वोट डालकर कहीं भी जाएं। वोट डालकर ही हम अपने अच्छे नेता को चुन सकते हैं। वोट डालकर ही हम अपने भिवानी का खास तौर पे विकास कर सकते हैं। भिवानी के जो हालात हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उसको संवार सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने अब की बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसके तहत मतदान प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए 40% या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को अपने घर बैठे ही मतदान की सुविधा चुनाव आयोग ने दी है। इस सुविधा को लेकर भिवानी के दिव्यांग मतदाताओं ने इसे एक अच्छी पहल बताया है। वहीं भिवानी के एसडीएम व विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी घर से ही मतदान की सुविधा दी जा रही है। इस कदम से न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, बल्कि जो मतदाता मतदान के प्रति जागरूक नहीं है वह भी मतदान के प्रति जागरूक हो सकेंगे और अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। भिवानी के एसडीएम व विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि मतदान के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब की बार बुजुर्ग मतदाताओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी गई है। वे फॉर्म 12D भरकर अपनी सहमति दे सकते हैं, जिससे वे घर से ही मतदान कर पाएंगे। वहीं दिव्यांग मतदाता सुभाष चंद्र व सुनीता ने बताया कि वे चल पाने में अक्षम हैं तथा उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में मत डालने के लिए चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उससे वे अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वे घर बैठे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर उनको दिया गया है। फैसला किया है, अच्छा है। मना वोट डालने का, मना दान नहीं करती, तो घर बैठे वोट डालोगे? ना फैसला अच्छा है तो बढ़िया, वो तो और भी बढ़िया, लाइन में ना लगना पड़ेगा। अपने घर बैठे वोट देंगे तो और भी बढ़िया, और भी सरकार अच्छी होगी जो इतनी सुविधा दे रही है। तो अब तक कितने सीएम बना दिया आपने? फैसला लिया है अगर जो बुजुर्ग हैं, अपाहिज हैं या किसी वजह से चल फिर नहीं सकते, उनको वोट का अधिकार अपने घर पर ही दिया है। ऐसा करके सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है प्रजातंत्र के लिए। जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, जनप्रतिनिधि उसे ही कहते हैं जो मैक्सिमम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ ज़्यादा वोटिंग होगी तो प्रतिनिधित्व भी उतना ही मजबूत होगा। जो अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारे 85+ जो हमारे जो वोटर्स हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी घर से वोट डालने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत जितने हमारे BLOs हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि फार्म जो 12D होता है हमारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से, जो भी हमारे बूथ वाइज जो हमारे वोटर्स हैं इस प्रकार के, उनके घर जाके उनसे सहमति पत्र लेंगे। अगर कोई साथी इस सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो वो अपने सहमति पत्र देगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो फाइनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स हो जाता है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल हो जाता है, तो फिर जो हमारे जो टीम हमारे द्वारा गठित की जाएगी, जो उनके घर पे ही जाके संबंधित जिन्होंने अपनी सहमति दी है उनसे घर पे जाके वोट डालने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस प्रक्रिया को देखने के लिए जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं या राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ताकि निष्पक्ष रूप से हम इसमें उनकी वोटिंग करा सकें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में 5वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रागिनी, ग्रुप डांस, सोलो फोक डांस, सोलो म्यूजिक, डांस स्किट और म्यूजिक सोलो जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि उपायुक्त महावीर कौशिक एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। हरियाणवी संस्कृति हमारी धरोहर है और इसकी पूरे देश में एक अलग पहचान है।
जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर महावीर कौशिक ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम संस्कृति और संस्कार को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। शिक्षा विभाग के इस प्रकार के प्रयासों से आधुनिक युग में बच्चों को पता चला कि हमारी संस्कृति की पहचान क्या है और क्यों हरियाणवी संस्कृति महान है। जिला कोऑर्डिनेटर संजय सैनी ने कहा कि जिला स्तर पर प्रथम रहने वाली टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुति देंगी। आज जिला स्तर पर प्रोग्राम प्रतियोगिता है, तो हमने यहाँ पे कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमने जैसे साधारण लोग खेतों में काम करते हैं, बिलोना, दही बिलोना, ये पोशाक, बोरला, रखड़ी, तागड़ी, दामन, ये अब नहीं पहनते, पहले पहनते थे। चाहिए बड़ी खुशी की बात है कि जिला के शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर आज एक कल्चरल जो फेस्ट है उसका आयोजन किया गया था। इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एक तरह से स्टेज उपलब्ध करवाई जाएगी अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ देने के लिए। ये जो प्रोग्राम है 2 दिन का है। आज है वो अब तो जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए आज आयोजन है और कल है वो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए मैं डीओ साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है हरियाणा की उसको भी दिखाया गया है, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो हमारे इतिहास से, संस्कृति से उनको उतनी जानकारी नहीं है। उनको ओतप्रोत कराने के लिए जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आसपास किसी भी स्कूलों के बच्चों को मैं कहूँगा कि उनको आके यहाँ देखना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हमारा जो है जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव है, कल्चर फेस्ट, जो कि 2 दिन चलेगा। आज सीनियर विंग के लिए और कल जूनियर विंग के लिए रहेगा। और इसमें तकरीबन 1500 बच्चे जो है विभिन्न विद्यालयों से और हमारे 7 ब्लॉकों से यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और उसकी हमारी 4 विधाएँ रहेगी, उसमें डांस रहेगा, स्किट रहेगी और उस पर हमारी रागनी रहेगी और एक सोलो डांस भी रहेगा। तो सब कुछ जो ये सिस्टम है वो फोक के ऊपर है, मतलब कोई म्यूजिक नहीं बजेगा कि जिसको म्यूजिक पे डांस करना है, बच्चे बोलेंगे और बच्चे ही उसके ऊपर डांस करेंगे। हाँ, साजिंदे साथ रहेंगे और साजिंदों के जो भी है वो भी उनकी हमने संख्या निर्धारित की है कि उससे अधिक ना रहे। तो उसमें आज जो है माननीय जिला उपायुक्त महोदय द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि इसमें कैश प्राइजेस जो है बच्चों को दिए जाते हैं और जो ग्रुप डांस है उसमें तो बच्चों को 10-10 हज़ार का इनाम है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत शानदार रहेगा। भी यहाँ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी सरकारी विद्यालयों से ही। ये उत्सव है सिर्फ सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उन्हीं के से जो है ये ब्लॉक लेवल से लेकर और स्टेट लेवल तक हमारा कार्यक्रम चलता है। तो ब्लॉक से जो टीमें फर्स्ट आई हैं आज वो डिस्ट्रिक्ट में करेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट में आएंगी वो स्टेट में जाएंगी कुरुक्षेत्र। हमारा यहाँ पे जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम है। विभिन्न खंडों से बच्चे आए हैं, लगभग 1500 के करीब। और आज हमारी जिला स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें हमारी हरियाणा की संस्कृति को उजागर करने का और फैलाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है बच्चों के पास, जो आज यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि ग्रुप सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, रागनी, स्किट
आदि प्रोग्राम है। और आप जैसे कि आप देख रहे हो, हरियाणा की पूरी धरोहर कल्चर को दर्शाया जा रहा है, जो कि हमारे शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। एक नई दिशा देंगे हमारे कल्चर को बढ़ाने के लिए। हमारे हरियाणवी कल्चर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने पूरे भारत में अपने संस्कृति की पहचान बनाई है। और हरियाणा शिक्षा विभाग के इसी कार्यक्रम, इसी योजना के अंतर्गत लास्ट ईयर पूरे हिंदुस्तान में अपने हरियाणा की जो टीम थी वो प्रथम स्थान पर रही थी। इसके लिए प्रेस मीडिया, बच्चे, टीचर सभी साधुवाद के पात्र हैं कि हमारी हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। आम आदमी पार्टी नेता एवं शिक्षा बोर्ड के पूर्व सहायक सचिव राजेंद्र कुमार जोगपाल ने कहा कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा हरियाणा से पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूंजीवादी हित में काम करने वाली भाजपा से हरियाणा प्रदेश का पीछा छुड़वाने का संकल्प लिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी की गई 5 गारंटियों की विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी नेता एवं शिक्षा बोर्ड के पूर्व सहायक सचिव राजेंद्र कुमार जोगपाल ने कहा कि भाजपा की पूंजीवादी सोच ने हरियाणा प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया है, जिसके चलते भाजपा के 10 वर्षों के कुशासन में प्रदेश का प्रत्येक वर्ग अपने हितों को लेकर सड़कों पर रहा। उन्होंने कहा कि आज हालात यहाँ है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और नशाखोरी चरम सीमा पर है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली व पंजाब में हो रहे विकास कार्यों की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां प्रदेश की जनता को दी है। मैं राजेंद्र कुमार जोगपाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सहायक से पद से मैंने सेवानिवृत्ति ली है और सेवानिवृत्ति के बाद आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। और मेरी जो ज्वाइनिंग 7 तारीख को यहाँ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी केजरीवाल, उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी, वह हमारे राज्य के उपाध्यक्ष श्री अनुराग ढांडा जी और वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं, उनकी उपस्थिति में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद पहली बार आपसे मिलने के लिए, मेरे साथियों से मिलने के लिए, जो वरिष्ठ साथी हैं मेरे आम आदमी पार्टी के जिला के, प्रदेश के स्तर पर, उनसे मुलाकात करने के लिए, आगे की जो रणनीति तय करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी जो है आम आदमी के जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांग है, उनको लेकर पार्टी का मुख्य रूप से एजेंडा, जिसके अंदर 5 गारंटी मुख्यतः आज जो चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 5 गारंटी, जिसके अंदर बिजली फ्री और बिजली बिल माफ की है, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री, और महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान निधि तथा और रोजगार की गारंटी। और प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए जो पार्टी का जो एजेंडा है, जो जिसमें उसको पूरी रूप से, जैसे कि हमारी 2 प्रदेशों के अंदर सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, वहाँ लोगों में पार्टी का विश्वास और आस्था जताई है। और हम हमारे संगठन में पूरे प्रदेश के अंदर हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, वो काफ़ी मजबूत संगठन है। और संगठन के दम पर, उन कार्यकर्ताओं के दम पर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर हम उतरने जा रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में 90 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है। मैं हमारे इन कार्यकर्ताओं का, हमारे साथियों का, जो कि मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के लिए लगे हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं स्वयं भी पार्टी के नेताओं को, जो सीनियर साथी यहाँ बैठे, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं 24 घंटे पार्टी की सेवा में लगा रहूँगा। जो भी मुझे पार्टी जो भी आदेश देगी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता रहूँगा। जोगपाल जी ने बताया कि, और मैंने पहले भी बोला है कि जोगपाल जी काफ़ी टाइम से, जब से मैं जिला अध्यक्ष था, तभी से इनका दिल और दिमाग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। और इनकी इच्छा भी थी आम आदमी पार्टी में कि जब भी कभी मैं रिटायरमेंट लूँगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी आम आदमी पार्टी होगी। और वो इसने काम करके दिखाया। अब ये रिटायर हुए हैं शिक्षा बोर्ड से, तो ज्वाइन 7 तारीख को इसने करी। और आज इसी खुशी में वे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज आप लोगों के लिए यहाँ बुलाए और सबसे मुलाकात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम। राहुल जी ने आश्वासन दिया है भाई शाम के 5 या 6 बजे तक हम घोषणा कर देंगे, 5 से 7 जो भी सीट देनी है। अगर वो सीट हमारे कोई घोषणा नहीं करते तो आम आदमी पार्टी आज शाम के 7 बजे 8 बजे जब भी कोई उचित होगा तो 90 के 90 प्रत्याशियों की सीट की उसकी घोषणा कर देंगे प्रत्याशियों की, क्योंकि हमारे सभी 90 की 90 सीटों पर प्रत्याशी तैयार बैठे।
ऐसा है भाई साहब, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का प्रश्न है। हम तो जितना हमारे सुनने में आया है कि फिलहाल हमारे को शायद 5 से 7 सीट मिल रही हैं और वो फैसला भी ऊपर वालों ने करना है। जैसे भी होगा वो आपको पता लगेगा। शिक्षा बोर्ड से सह सचिव रहे राजेंद्र जोगपाल जी, तो वीआरएस लेके इन्होंने 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल मैडम और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो आज जो प्रेस वार्ता रखने का मेन उद्देश्य था, एक तो हमारे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का और मीडिया से रूबरू होने का इनका मेन उद्देश्य था। तो आम आदमी पार्टी हर अच्छे इंसान का स्वागत करती है। तो इनका जो इतिहास रहा है, जैसे कि हमारे दलजीत भाई ने बताया कि इनका दिमाग और दिल हमेशा आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है। तो जोगपाल जी हमेशा से सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे। इन्होंने चाहे दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, हर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में साथ दिया है। तो आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है और निश्चित रूप से ही इनकी योग्यता के अनुसार पार्टी इनको जिम्मेवारी भी देगी। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की तोशाम इकाई द्वारा तोशाम में 3 अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण किया गया। तोशाम के डीएसपी दिलीप सिंह ने कहा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाकर उनकी संभाल भी करनी चाहिए। बीएलजेएस कॉलेज में प्राचार्य प्रिंसिपल राकेश भारद्वाज ने और चौधरी बंसीलाल महिला कॉलेज के प्रिंसिपल मंजीत सिंह ने कॉलेज परिसर में पौधा लगाकर क्लब के अभियान में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि पौधे जहां मनुष्य और पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वहीं धरती को भी सुंदर और सुरक्षित बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं ताकि मानव जीवन खुशहाल बना रहे। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की तोशाम इकाई के द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए तोशाम के डीएसपी दिलीप सिंह ने कहा कि पौधे जीवन का आधार हैं। कोरोना के समय में हमें ऑक्सीजन के महत्व का एहसास हो चुका है। पौधे ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि पौधों से तापमान नियंत्रित रहता है और वायुमंडल प्रदूषित होने से बच जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन को यादगार बनाने के लिए पौधे अवश्य लगाएं। दूसरी ओर चौधरी बंसीलाल महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मंजीत सिंह ने कॉलेज परिसर में सहतूत का पौधा लगाकर क्लब के पौधारोपण के बारे में कहा कि पौधारोपण एक पुनीत कार्य है। इसके लिए जर्नलिस्ट क्लब भिवानी बधाई के पात्र हैं। वहीं बीएलजेएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने कदम का पौधा लगाकर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के पौधारोपण अभियान में भागीदारी की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पौधे जहां मनुष्य और पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वहीं धरती को सुंदर और सुरक्षित बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं ताकि मानव जीवन खुशहाल बना रहे। देना चाहता हूँ जर्नलिस्ट क्लब को तोशाम में और सरपंच साहब को कि ये पौधारोपण का शुभारंभ आज जो किया है, और इससे वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। और जैसा कि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर रहा है 48-50 के आसपास, और उनको रोकने में पौधा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उस टेम्परेचर को कम कर सकता है। तो मेरी सभी से यही विनती है कि अपने घरों के आगे, अपने प्लॉट में या कोई सार्वजनिक स्थान पे जहाँ भी आपको जगह दिखे और जिस साइज़ की जगह दिखे उसी साइज़ का पेड़ ज़रूर लगाएं और इस वातावरण को शुद्ध करने के भागीदार बने, ताकि हम अच्छे से ज़िंदगी जी सकें। कोरोना भी हमने देखा है, ऑक्सीजन की कमी भी हमने देख ली है, तो इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमें पौधारोपण बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे तो शाम के अंदर काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है और बढ़िया जर्नलिस्ट क्लब भी अच्छा काम कर रहा है, सरपंच साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर के इसको मजबूती प्रदान करें और अच्छे से एक अच्छा सुंदरता, आज हम देख रहे हैं कितना अच्छा वातावरण नज़र आ रहा है, तो ये बनाए रखें और पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा हमारे महाविद्यालय राजकीय महिला महाविद्यालय तोशाम भिवानी में एक पौधारोपण कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया है। हम इनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे कि इन्होंने एक ऐसे आज के समय की ज़रूरत को समझते हुए हमारे महाविद्यालय प्रांगण को इस पौधारोपण के लिए चुना, और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस पौधारोपण के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकूं। मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, हमारे सभी छात्राओं की तरफ से, तोशाम की तरफ से जर्नलिस्ट क्लब भिवानी को
मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि इस वर्ष हमने मतलब महाविद्यालय के अंदर बहुत सारे जो है ना पौधे लगाने का जो है ना एक है, लगभग 200 से ज़्यादा हम अलग अलग प्रजाति के पौधे महाविद्यालय में लगा चुके हैं, जिसमें कदम है, इसमें सिल्वर ऑक है, नीम के पेड़ हैं और दूसरा है रुद्राक्ष के पौधे हैं। तो ऐसे पौधे जो छाया भी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधारोपण महाविद्यालय में किया जाए और विद्यालयों में विद्यार्थियों को भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। हमारी पूरी टीम है महाविद्यालय में जो पौधारोपण का कार्यक्रम को पूरे वर्ष भर जो ना कार्यक्रम इस टाइप का करते रहते हैं। यही नहीं है कि हम महाविद्यालय में पौधारोपण करते हैं, हम बाहर भी सोसाइटी में भी जहाँ हमें खाली जगह मिलती है वहाँ पर पौधारोपण करते हैं। देखिए, मेरा तो एक ही बात है कि जितने भी लोग हैं हमारे अपने वर्ष से गांठ पर अपने बच्चे के जो ना जन्म दिवस के ऊपर हम प्रकृति को जितना ज़्यादा आप संतुलन पौधे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मतलब प्रकृति का जो संतुलन रहेगा। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही एक ऐसा है, दिल्ली के अंदर आप देखिएगा कि 400-500 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर खानक और डाडम की जो है ना ये ब्लास्ट होते रहते हैं, तो उसको हमने अगर काउंटर करना है तो ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जना हम पौधे लगाएं। और अब चलते चलते हरियाणा की राजनीतिक मंडी में अवसरवादी बिकने को तैयार हैं। भाजपा और जजपा में मलाई खाकर अब ये अवसरवादी दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। असेंबली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों में टिकट वितरण का दौर जारी है। सभी नेता जो विचारधारा, जनसेवा और नैतिकता की दुहाई देते नहीं थकते थे, आज उन्होंने टिकट पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसकी शुरुआत जननायक जनता पार्टी के नेताओं से हुई। अब भाजपा और कांग्रेस में भी तूफान आ चुका है। जजपा के 10 विधायकों में से 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिनमें से 3 विधायकों ने तो भाजपा के टिकट भी पा ली है। भाजपा ने इन 3 विधायकों सहित अपनी पार्टी के 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी करते ही भाजपा में बगावत का सैलाब आ गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर भाजपा के कई नेता जो पार्टी से किनारा कर चुके हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी कैडर बनाने का प्रयास करेगा। वैसे भी अभी तक 23 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा की टिकटों की घोषणा होनी शेष है। कई नेताओं के मनाए जाने के प्रयास चल रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से सावित्री जिंदल, बिशंबर बाल्मीकि, शशि परमार, गोविंद कांडा शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें 28 वर्तमान विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एक विनेश फोगाट सहित 3 उम्मीदवार अन्य हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक लगभग सभी विधायकों को टिकट दिए हैं, फिर भी बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। जो अपने आप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी मान रहे थे, अब टिकट कटने से भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आग उगल रहे हैं। दोनों पार्टियों में उथल पुथल के बाद इनेलो और जननायक जनता पार्टी इस आशा में हैं कि जिन नेताओं को कांग्रेस और भाजपा में टिकट नहीं मिल पाती, वे कितने नेता उनके पास आते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट की परीक्षा 7 व 8 दिसंबर को होगी। लोकतंत्र के लिए मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी, कहा सेशन जज ने। दिव्यांग मतदाता अब अपने घर से डाल सकेंगे वोट। नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में बताना हमारा कर्तव्य, कहा डीसी ने। पूंजीवादी सोच ने प्रदेश के विकास को किया बाधित, कहा आप नेता राजेंद्र जोगपाल ने। पेड़ मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कहा तोसाम के डीएसपी दलीप सिंह ने। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।